महल में लौटकर जब राजकुमारी अपनी अन्य सखियों से घिर गई तो कुसुमा बने राजकुमार उनकी अनुमति लेकर अपने कक्ष में चले आए, जो उन्हें आजकल रहने के लिए दिया गया था। कक्ष में आकर राजकुमार देर तक अपने विचारों की उठापटक में उलझे रहे। राजकुमार यह जानकर कि राजकुमारी से उनका संबंध पूर्व जन्म से ही है, एक अलग तरह की प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। जब राजकुमार ने अपना दिल टटोला तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो भी राजकुमारी को चाहते हैं। अब प्रश्न यह था कि ऐसा क्या करें कि राजकुमारी का सदैव का साथ उन्हें प्राप्त हो जाए। वे राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, किंतु राजकुमारी को कैसे तैयार करें। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने आज रात जो आदित्य से मिलने का निर्णय लिया और सारे दिन की तरह उन्होंने जो आधा दिन भी बिता दिया। रात को महल के सैनिकों के भेष में सबकी आंखों से बचकर पहले से तय स्थान पर वो आदित्य से मिलने चले गए। राजकुमार को देखकर आदित्य बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मित्र गले मिलकर साथ बैठे और बातें करने लगे। आदित्य ने राजकुमार की चुप्पी महसूस करके कहा, क्या बात है राजकुमार, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई विशेष बात हुई है क्या? राजकुमार कहता है, हाँ मित्र, मुझे राजकुमारी की आंखों की पट्टी का रहस्य मालूम हो गया है। यह सुनकर जो आदित्य खुश हो उठे और बोले, अच्छा यह तो बहुत ही खुशी की बात है। आखिर आप सफल कैसे हुए? पर आप इतने चुप क्यों हैं? क्या मैं जान सकता हूँ हुआ क्या है? राजकुमार कहने लगे, आदित्य पर जो राजकुमार बहुत विश्वास करते थे, सो राजकुमार ने उन्हें सब कुछ बता दिया। आदित्य ने हैरत से पूछा, आपने यह सब मुझे बताकर अपना वचन तोड़ दिया राजकुमार? राजकुमार मुस्कुराकर बोले, तुमने ध्यान नहीं दिया? मैंने राजकुमारी से वचन देते हुए क्या कहा था? मैंने कहा था कुसुमा आपको वचन देती है राजकुमारी जी कि आपका भेद कुसुमा कभी किसी से नहीं कहेगी, समझे? आदित्य कुछ देर सोचकर बोले, हाँ यह तो छल है राजकुमार, किंतु और उपाय भी क्या था? खैर अब तो आपने आगे क्या सोचा है? राजकुमार बोले, मैं राजकुमारी से किसी बहाने से कुछ समय के लिए अवकाश लूँगा। इस बीच तुम और मैं सोचेंगे कि आगे क्या करना और कैसे करना है। सब कुछ जानने के बाद मैं राजकुमारी का साथ नहीं छोड़ना चाहता, जबकि मैं स्वयं भी अपने हृदय से उनके प्रति अनुराग की अनुभूति करता हूँ। प्रश्न सिर्फ यही है कि उन्हें कैसे समझाएं, और देखते हैं आगे फिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है। फिर कुछ देर इधर उधर की बात करके राजकुमार वापस महल लौट आए। अगले दिन से राजकुमारी के आगे पीछे चुप चुप से वो रहने लगे। एक दिन माधुरी बोली, क्या बात है कुसुमा, आजकल तुम बहुत चुप चुप सी रहती हो। राजकुमारी भी बोली, मैं भी यही पूछने वाली थी कुसुमा, तू ठीक तो है ना? कुसुमा बोली, अरे अरे आप तो परेशान हो गए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल अपने माता पिता की बड़ी याद आ रही है, जी करता है जाकर मिलाऊं, मेरे अचानक ना मिलने से ना जाने उन पर क्या बीतती होगी। कहकर कुसुमा ने उदास सा चेहरा बना लिया। राजकुमारी बोली, बात तो सही है तुम्हारी कुसुमा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करा देती हूँ। कुसुमा बोली, आपका बहुत आभार राजकुमारी जी, किंतु इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दम पर यात्रा कर सकती हूँ। मैं तो बस संकोच कर रही थी कि आप मुझे अनुमति दें या नहीं। मैं आपकी दयालुता के लिए अत्यंत ही कृतज्ञ हूँ। आपका साथ छोड़कर जाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। एक प्रकार से राजकुमार ने अपने मन की बात कह दी, किंतु एक बार के लिए जाना भी चाहती हूँ। राजकुमारी बोली, कृतज्ञता कैसी कुसुमा बावरी, तू तो सखी बन गई है मेरी, और माता पिता से मिलने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता। मैं समझती हूँ पहली बार तो उनसे दूर गई और यह सब हो गया, वे सब भी दुखी होंगे, तुझे अवश्य जाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। आश्चर्य है कि मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं। तू बस कुसुमा जाने की तैयारी कर और रानी माँ से अनुमति ले ले बस। कुसुमा बोली, राजकुमारी आपको छोड़कर जाने का जी तो नहीं चाहता, किंतु एक बार जाना आवश्यक मालूम होता है। माधुरी बोली, राजकुमारी ने ठीक कहा है कुसुमा, मुझे अवश्य जो तुम्हें जाना चाहिए, मिलकर जो जल्दी वापस आ जाना,
हम सब सखियां तेरी प्रतीक्षा करेंगे। आखिर कुसुमा बने राजकुमार ने पहले राजकुमारी और फिर रानी माँ से अनुमति ले ली और महल से निकलकर सावधानी पूर्वक भेष बदलकर जो आदित्य से आ मिले। अब वो फिर से एक साधारण जो भेष में आ गए थे। कोई भी नहीं कह सकता था कि कुछ समय पूर्व ये स्त्री के भेष में थे। अब वो बिल्कुल आम नागरिक लग रहे थे। अब जो आदित्य और राजकुमार कई दिनों तक विचार करते रहे। आखिर उन्होंने एक योजना बनाई और उस पे काम करने के लिए जो सामान जुटाने लगे। अब कुसुमा के जाने के कुछ दिन बाद चंदन नगरी में एक घुमंतु नृत्य मंडली आई। मंडली में घूम घूम कर नाच नाटक दिखाने वाले बड़े अच्छे अच्छे कलाकार शामिल थे। मंडली का प्रदर्शन इतना अच्छा था, लोग भीड़ बनाकर मनोरंजन के लिए आते। नाटक मंडली रात में नाटक खेलती और लोगों का मनोरंजन करती। हर 2-4 दिन में मंडली एक जगह से दूसरी जगह खिसकती जाती। इस तरह खिसकती हुई वह चंदन नगरी की जो राजधानी स्वयं नगरी आ पहुंची। स्वयं नगरी में भी मंडली अपनी कलाकारी से खूब वाहवाही लूटने लगी। मंडली के कलाकार कला और व्यवहार में इतने अच्छे थे कि वह बड़े घरों से उन्हें बुलावा आने लगा और वे बड़ी हवेलियों में जाकर अपनी कलाकारी दिखाने और इनाम पाने लगे। होते होते मंडली की प्रशंसा स्वयं नगरी के महल तक भी जा पहुंची। महल के कई कर्मचारियों ने मंडली की कलाकारी देखी और आपस में उसकी प्रशंसा भरी बातें करने लगे। इस तरह कर्मचारियों और अन्य लोगों से सुनकर राजकुमारी संयुक्ता की सखियों ने भी मंडली की प्रशंसा जो फैल गई उनमें, और राजकुमारी की सखियों ने मंडली के बारे में सुनी बातें राजकुमारी से कह दी। आपस में बात करती हुई सखियों ने राजकुमारी से भी मंडली की कला देखने का अनुरोध किया, परंतु राजकुमारी टाल गई। कुछ सखियों ने स्वयं जाकर मंडली के नाटक देखे और आकर राजकुमारी से खूब प्रशंसा की। बातें सुनकर राजकुमारी में भी थोड़ी जिज्ञासा उमड़ी, जिसे सखियों ने खूब हवा दी। सखियों और रानी के अनुरोध पर राजकुमारी का मंडली में नाटक देखने का मन हो गया और वो तैयार हो गई। यह तय हुआ कि महल के अंदर मंडली विशेष नाटक खेलेगी, जिसे देखने राज्य के गणमान्य नागरिक, राज परिवार और राजकुमारी और सखियां उसकी उपस्थित रहेंगे। राजकुमारी के लिए विशेष ओट की व्यवस्था की जाए, जहां से वो अपनी आंखों की पट्टी हटाकर सखियों के साथ नाटक का आनंद लेंगी। सारी व्यवस्था होने के बाद मंडली ने कार्यक्रम शुरू किया। राजकुमारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि मंडली उनके पूर्व जन्म में घटी परिंदों वाली घटना को नाटक के रूप में दिखा रही थी। अभी राजकुमारी इन सब से उबर भी नहीं पाई थी कि उन्होंने देखा एक व्यक्ति ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और वह गा रहा है, जिसका मतलब है कि मैं ही वह परिंदा हूँ और आज भी अपनी पूर्व जन्म की प्रेमिका से प्रेम करता हूँ और उसी को ढूंढ रहा हूँ। जब तक वह नहीं मिलेगी मैं आंखों पर पट्टी बांधूंगा। यह सब देखकर राजकुमारी का रक्त खोल उठा और वो आपे से बाहर हो गई और चीख कर बोली, बंद करो यह सब। राजकुमारी की आवाज़ सुनकर सब सकते में आ गए और सन्नाटा छा गया। राजकुमारी को दुखी और क्रोधित देखकर रानी और सखियां दौड़ी और उनके पास आकर उन्हें समझाने लगी कि पुत्री, यह तो सिर्फ एक कथा है जिसे नाटक के रूप में खेला जा रहा है। रानी ने कहा, बेटी, इसमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, यह तो बस एक काल्पनिक कहानी है। राजकुमारी रोते हुए बोली, माँ, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, यह मेरी कहानी है। यही वो कहानी है जिसे मैं आप लोगों को सुना नहीं सकी। राजा ने उस आंखों पर पट्टी बांधे व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा तो उसने दावा किया, यह मेरी कहानी है और मैं ही वह चिरौटा हूँ। तो राजकुमारी चिढ़कर चिल्ला पड़ी, तुम झूठ बोल रहे हो। वह व्यक्ति जो बोला, क्षमा करे राजकुमारी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ही चिरौटा था। मैं चिड़िया से पहले आग में कूदा। मुझे नहीं मालूम कि वह मेरी तरह आग में कूद गई या मुझे भूलकर नया जीवन शुरू कर लिया। राजकुमारी कहने लगी, तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी बात का भरोसा नहीं है। राजा, रानी और सभी लोग हैरान थे। राजकुमारी और वह व्यक्ति लड़ रहे थे। आखिर राजा रानी ने दोनों ने उनको शांत किया और कहा, भला एक ही कहानी दोनों सुना रहे हो तो फैसला कैसे होगा कि कौन झूठ बोल रहा है। राजकुमारी, आप बताइए, अगर आप इसे झूठा कह रही हैं तो सिद्ध कीजिए, कुछ ऐसा बताइए जिसका जवाब यह ना दे सके। राजकुमारी कुछ पल सोचती रही,
फिर राजा रानी को धीरे से कुछ कहकर उस व्यक्ति से बोली, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, उस पथिक के आने के से पहले हम कितने वर्षों से साथ थे? अब वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला कि हम 3 वर्षों से साथ थे। पिछले मौसमों में हमारे बच्चे 3 हुए थे, जिनमें एक मर गया था और 2 ने उस वक्त तक अपना परिवार बना लिया था। इसलिए उस समय घोंसले में सिर्फ हम दोनों ही रहते थे। अब राजकुमारी हैरत से चुप रह गई और राजा रानी हैरान थे कि अभी अभी राजकुमारी ने उन्हें 3 बरस की बात कही थी। वे राजकुमारी को देखने लगे और वह पुष्टि करें कि दिया गया उत्तर सही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूछे गए से अधिक बता दिया था। राजकुमारी मौन होकर अपने आसन पर बैठ गई। उसकी नज़रें जमीन पर टिकी हुई थी। रानी और सखियों ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। इस सब पर वहाँ उपस्थित हर कोई हैरान था। चारों ओर खुसर फुसर शुरू होने लगी थी। राजा रानी ने एक दूसरे की ओर देखा और सखियों को राजकुमारी को महल में ले जाने को कहा। मंत्री को जो कहकर नाटक मंडली को महल के एक हिस्से में ठहरा दिया। अब इस सब का फैसला सोच समझकर किया जाएगा। राजा की आज्ञा से उस वक्त बहस को बंद कर सब विदा हो जाते हैं। मंडली महल में रोक ली जाती है। राजा रानी समझ चुके थे यह बात पलक झपकते ही सारे राज्य में फैल जाएगी और राजकुमारी क्या चाहती है और क्या सोचती है यह जानने रानी राजकुमारी के कक्ष में आई। उन्हें देखकर सब सखियां राजकुमारी ने खड़े होकर रानी का अभिवादन किया। रानी के संकेत पर कक्ष में एकांत कर दिया गया। रानी आगे बढ़ी और राजकुमारी के सर पर हाथ फेरकर उन्हें प्रेम किया और बोली, बेटी, जो होना था वो हो गया, इसका पछतावा ना करो। शायद यही सब इसी प्रकार होना था। हम यहाँ आपको और दुखी करने नहीं आए हैं पुत्री, बल्कि हम और आपके पिता यह जानना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहती हैं। आज जो हुआ है उसे पूरे राज्य में फैलने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, किंतु हम आपके जीवन में कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं होने देंगे। आप हमें बताइए, क्या आपको विश्वास है कि वही व्यक्ति पूर्व जन्म का आपका पति है? पुत्री, अगर आप चाहेंगी तो हम आपका विवाह उसी के साथ करेंगे, भले ही वह साधारण घर का हो, परंतु आपको कोई कमी नहीं होगी। राजकुमारी चुप ही रही तो रानी बोली, बेटी, अब चुप मत रहिए, हम जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। राजकुमारी कुछ हिचकते हुए बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था यह सब इस प्रकार आप सबके सामने आएगा। मैं हमेशा कहना चाहती थी, किंतु संकोच के कारण मैं आपसे कह नहीं सकी। मैं अपने पूर्व जन्म के पति को अभी भी अपना पति मानती हूँ। वे पूर्व जन्म में बहुत ही भले और मुझसे प्रेम करने वाले थे। मुझे इस जन्म में भी उन पर भरोसा है और उन्होंने जो कहा वह सत्य है। अगर आप और पिताजी का आशीर्वाद हो तो मुझे उनसे ही विवाह करना मेरा उचित है। रानी ने जब यह सुना तो कुछ सोचने लगी और गहरी सांस लेकर कहने लगी, अच्छा बेटी, मैं इस बारे में आपके पिताजी महाराज से बात करूंगी। आप निश्चिंत रहें, सब आपके अनुकूल ही होगा, परंतु हम पहले उस व्यक्ति के विचार भी जानना चाहेंगे। अभी की अफरा तफरी में हम उसका नाम भी नहीं जान पाए हैं। अभी हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। आप हमारी और अपने पिताजी की अत्यंत प्रिय हैं। यह कहकर राजकुमारी का मस्तक चूमकर रानी वहाँ से चली गई। राजकुमारी के कक्ष से निकलकर रानी महाराज के पास गई और राजकुमारी की इच्छा बताई। रानी की बात सुनकर महाराज कुछ देर सोचते रहे, फिर गहरी सांस लेकर रानी से बोले, अगर हमारी पुत्री की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, किंतु हमें पहले उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। यदि वह पूर्व जन्म से संबंधित है, किंतु हमें फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए उसे पूछताछ करना आवश्यक है। रानी बोली, अवश्य जी, अभी तक हम उसका नाम भी नहीं जान सके हैं। राजा कहने लगे, हाँ रानी, हमें उससे बात करनी चाहिए। हम ऐसा करने की सोच भी रहे हैं, किंतु प्रतीक्षा थी कि पहले आप राजकुमारी से बात कर लें, इसलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
हम चाहते हैं रानी, इस समय आप भी हमारे साथ चलें और जिससे हमें उसे समझने में आपकी सहायता भी प्राप्त होगी। यह हमारी इकलौती पुत्री का मामला है। रानी बोली, अवश्य राजन, मैं साथ ही हूँ। राजा बोले, ठीक है, हम उसे यहीं बुलाकर उससे एकांत में वार्तालाप करेंगे, सिर्फ आप और हम। रानी ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। महाराज ने तत्काल एक सेवक को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा कि तत्काल जाओ और नाटक मंडली के उस गायक को आदर सहित लिवा कर लाओ। उसे हमारा आदेश सुना देना, हम उससे एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं। उधर महल में टिकाई गई नाटक मंडली स्वयं को कैदी सा महसूस कर रही थी। सभी चुप और विचार मगन थे कि अचानक उस विशेष व्यक्ति जिससे राजकुमारी की बहस हुई थी, उसके लिए बुलाने के लिए सेवक क्यों आया है। सेवक ने कहा, महाराज ने आपको बुलावा भेजा है, हमारे साथ चलिए, वे आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। वह व्यक्ति भी तत्काल उठ खड़ा हुआ और उस सेवक के साथ चला गया। सेवक उस व्यक्ति को राजा रानी के कक्ष में लाया। वहाँ राजा और रानी पहले से ही उपस्थित थे। उस व्यक्ति ने अभी भी जो पट्टी बांधी हुई थी, सेवक ने उसे राजा रानी की ओर मुख करके खड़ा कर दिया और बताया कि उसके सामने चंदन नगरी के महाराजा और रानी बैठे हैं। यह सुनकर उसने तत्काल झुककर उनका अभिवादन किया और चुपचाप खड़ा हो गया। राजा रानी उसे ध्यान से देखने लगे। वह स्वस्थ, सुंदर, बलिष्ठ और युवा था। उसके चाल चलन में बड़प्पन था। महाराज ने बातचीत आरंभ करते हुए कहा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो और नाटक मंडली में कैसे सम्मिलित हो गए? हम चाहते हैं तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। तब वह युवक बोला, जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज, मेरा नाम कुमार गौरव है और यूं ही मैं शोरवीर नगर का रहने वाला हूँ, किंतु नाटक मंडली में ही घूमता हूँ और कहीं भी नहीं रुकता हूँ और किसी को भी नहीं जानता हूँ। राजा ने कहा, तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? तब वह युवक बोला, इसका संबंध पूर्व जन्म से है महाराज। यह कहकर उसने सर झुका लिया। राजा बोले, तुम समझ तो गए हो कि तुम्हारे पूर्व जन्म की पत्नी अब हमारी पुत्री है। तब वह व्यक्ति सर झुकाए हुए बोला, जी महाराज। राजा बोले, क्या तुम अब भी उससे विवाह करना चाहते हो? तब वह व्यक्ति बोला, क्षमा करें महाराज, मैं साधारण युवक एक राजकुमारी से विवाह का स्वप्न नहीं देख सकता और बस आंखों की पट्टी खोलकर एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अगर आप दोनों अनुमति दें, फिर आप चाहेंगे तो तत्काल यहाँ से चला जाऊँगा और कभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। राजा बोला, क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि राजकुमारी ने भी तुम्हारे लिए ही आंखों पर पट्टी बांधी है? अब जो वह व्यक्ति चुप रहा। महाराज ने घंटे की आवाज़ से जो सेवक को बुलाया और उससे बोले कि सेवक, जाओ और राजकुमारी को यहाँ भेजो और उनसे कहना कि राजकुमारी अकेली आएंगी, सखियाँ उन्हें द्वार तक छोड़कर चली जाएंगी। कुछ देर कक्ष में सन्नाटा छाया रहा, जो राजकुमारी के पाजेब के जो खनक से टूटा। रानी ने आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ा और अपने आसन के पास में उसे बिठा लिया। राजा बोले, बेटी, यहाँ वह व्यक्ति भी उपस्थित है जिसे तुमने नाटक में पट्टी बांधे हुए जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए देखा था। उसने अपना नाम गौरव बताया है और यह अपनी पट्टी खोलकर तुम्हें देखना चाहता है। हम इसे इसकी आज्ञा देते हैं, साथ ही हमारा अनुरोध है, अब आप भी यह पट्टी हटा दें। राजकुमारी और जो वह व्यक्ति था, दोनों ने राजा का आदर करते हुए आंखों से पट्टी उतार दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। राजकुमारी ने आंखें झुका ली तो उस व्यक्ति ने भी आंखें फेरकर राजा रानी की ओर देखा और झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, महारानी को मेरा प्रणाम। आप दोनों ने मुझे इतनी अनुमति देकर मुझे आभारी किया है। अब मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं। राजा बोले, कुमार, राजकुमारी ने तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है और वह इस जन्म में भी तुमसे विवाह करना चाहती है, किंतु हमारी शर्त यह है कि तुम्हें विवाह के उपरांत यहीं रहना होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? तब वह व्यक्ति कहने लगा, अगर यह आप सबको स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है, मुझे आपकी यह शर्त भी स्वीकार है।
अब राजकुमारी के अधरों पर लज्जामयी मुस्कान खेल गई। राजा रानी ने एक दूसरे की ओर देखा और रानी ने उठकर राजकुमारी को लिवाकर उसके कक्ष की ओर चली गई। अब राजा ने तत्काल ही अपने परिजन और मुख्य जो मंत्री थे उनकी एक छोटी सी सभा बुलाई। सबके सामने नाटक मंडली के उस व्यक्ति को अपना भावी दामाद स्वीकार करते हुए शीघ्र विवाह की घोषणा कर दी। थोड़े ही समय में राजकुमारी के पूर्व जन्म की अद्भुत कथा सब और फैल गई। साथ में विवाह की घोषणा भी राज्य भर में फैल गई। सब और तेजी से तैयारियां की जाने लगी। राजा रानी ने दूर देश के अतिथियों को आमंत्रित किया और सबके सामने राजकुमारी सुनैना और जो व्यक्ति नाटक मंडली के लिए आया था उसका विवाह संपन्न हो गया। शर्त के अनुसार कुमार महल में ही रहने लगे थे। नाटक मंडली विदा कर दी गई थी। इधर महल में कुमार को दामाद स्वीकार कर लिया गया था। दोनों नव दंपत्ति सब प्रकार से चाहे और सराहे जा रहे थे। राजा ने यह सोचकर कि कुमार महल के रहन सहन और शिक्षा इत्यादि में पीछे न रह जाए, उन्होंने उन्हें सिखाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों की व्यवस्था कर दी और आश्चर्यजनक रूप से कुमार ने वह सब कुछ बहुत जल्दी से और बड़ी तेजी से सीख लिया। इसमें कुमार की जो राजकुमारी उसका पूरा सहयोग कर रही थी। राजकुमारी के लिए सबसे विचित्र बात यह थी कि उन्हें कुमार का स्पर्श जाना पहचाना लगता था और जिसकी उन्होंने भ्रम और पूर्व जन्म की पहचान मानकर अनदेखी कर दी। खैर, इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमारी सुनैना को अनुभूति हुई कि वे संतान को जन्म देने वाली हैं। उन्होंने लज्जामयी संकोच के साथ अपने माता पिता को अवगत कराया। यह सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में समाचार सारे महल में खुशी से भर गया और फिर आखिर वह शुभ दिन भी आ गया जिस दिन राजकुमारी ने एक सुंदर सलोने से पुत्र को जन्म दिया। जिसके बाद तो कुछ महीने इसी जन्मोत्सव में ही बीत गए। घर घर खुशियां मनाई गई, सोहर गाए गए। महल से आजमन को भोजन, वस्त्र, उपहार आदि बांटे गए। मंदिरों में देवताओं को चढ़ावे के लिए और गरीबों को दान देकर प्रसन्न और संतुष्ट किया गया। अब राजकुमारी के माता पिता अपने इस नाती के जन्म से इतने खुश थे कि उन्होंने नवजात के भावी जीवन की शुभकामनाएं हेतु शुभ कार्य बड़ी प्रसन्नता और लगन से करते रहे। आखिर वे स्वयं पुत्र सुख से वंचित भी तो थे, इसलिए उनकी प्रसन्नता और उत्सुकता का तो कोई और छोर नहीं था। यूँ इस तरह से राजकुमारी और जो कुमार के विवाह का पूरा वर्ष हंसते गाते बीत गया। सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। एक दिन भोजन के उपरांत कुमार महल के बगीचे में एकांत में टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, मित्र। अब कुमार ने पलटकर देखा, सामने उनके मित्र खड़े थे। अब मुस्कुराकर वे दोनों गले मिले। फिर दोनों थके और परेशान मुख को ध्यान से देखकर बोले, क्या बात है मित्र, सब ठीक तो है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? आदित्य भरी आंखों से बोले, कुमार राज्य में आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके पिताजी महाराज घोड़े से गिरकर घायल हो गए हैं। आपको तत्काल वापस चलना होगा। कुमार यानी कि विक्रमादित्य हैरान रह गए। वे आजकल सब आवरण हटाकर अपने वास्तविक भेष में आना ही चाहते थे कि यह अशुभ समाचार आ गया। अब राजकुमार की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं सके। अब राजकुमार को मौन और चिंतित देखकर आदित्य बोले, राजकुमार क्या सोच रहे हैं? अब आपको अपने इस छद्म आवरण से बाहर आना चाहिए। आपको तत्काल अपने नगर चलना होगा। अब राजकुमार ने सिर हिलाकर सहमति दी और आदित्य से कहा कि उसी का प्रयत्न तो अब कर रहा था जिसके लिए मैंने आपसे कुछ सामान मंगवाया था। क्या आप ले आए? आदित्य ने एक कपड़े में बंधी संदूकची जो राजकुमार को थमाते हुए बोले, यही लेने गया था, लेकर वापस लौटने को था जब यह समाचार सुना। बहुत तेजी से आया हूँ, अब तत्काल चलने की तैयारी करें। राजकुमार ने सामान पकड़ते हुए कहा, आप हमसे शिव मंदिर के पास मिलिए। हम शीघ्र वहीं आपसे मिलेंगे और आपके साथ अपने नगर को चलेंगे। उसके बाद आदित्य को बिना कुछ कहने का अवसर दिए राजकुमार वहाँ से चले गए। आदित्य सेन भी जो हैरान परेशान से छिपकर आए थे जैसे वैसे ही छिपकर वापस लौट गए। बगीचे से लौटकर
कुमार विक्रमादित्य सीधा अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, जो उन्हें आजकल मिला हुआ था। कक्ष के द्वारपाल को कह गए थे कि उन्हें कोई परेशान न करे जब तक वे ना बुलाएं, कोई अंदर ना आए। अगर उनकी पत्नी राजकुमारी पूछें तो उन्हें भी कह दें कि वो आराम करें, हम कुछ आवश्यक कार्य करके आ जाएंगे। वैसे भी आजकल राजकुमारी का सारा समय अपने नवजात शिशु की देखभाल में कट जाता था। फिर भी वे आईं और द्वारपाल द्वारा पति का संदेश सुनकर यह सोचकर वापस लौट गईं कि निश्चय ही कुछ आवश्यक कार्य होगा, वरना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और कारण तो मैं बाद में भी पूछा जा सकता है। सो वो बिना कुछ कहे लौट गई। कक्ष के अंदर विक्रमादित्य कुछ लिख रहे थे और काफी देर तक लिखते रहे। काफी देर तक कुछ लिखते रहने के बाद विक्रमादित्य कक्ष से बाहर निकले और बाहर आते वक्त उनके हाथ में जो आदित्य सेन द्वारा दिया गया खूबसूरत सा वो संदूकची थी और साथ में एक लपेटा हुआ पत्र भी था। बाहर आकर उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि कोई उन्हें पूछने तो नहीं आया, तो उत्तर में द्वारपालों ने राजकुमारी के आकर लौटने की बात बता दी। यह सुनकर विक्रमादित्य सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। अध्ययन कक्ष से लौटकर जब विक्रमादित्य अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा राजकुमारी अपने पुत्र के साथ सो चुकी थी। खैर विक्रमादित्य कुछ देर दोनों को देखते रहे। उनकी आंखें भरी हुई थी, किंतु उन्होंने उन्हें जगाया नहीं, बल्कि दोनों के मस्तक को चूमकर उन्हें स्नेह किया और उन्होंने हाथ में पकड़ा पत्र, जो राज के संदेश जैसा दिख रहा था, उसे इस तरह रख दिया कि आंख खुलने पर राजकुमारी को अवश्य दिख जाए। फिर उन्होंने पास रखी तिपाई पर रखकर जो आदित्य के लाए खूबसूरत डिब्बे को खोला। उसमें दो वस्तुएं थीं। एक बहुत खूबसूरत जो विक्रमादित्य के नाम की अंगूठी और दूसरी उनके नगर का राजचिन्ह अंकित एक लॉकेट जो चैन में लटका हुआ था। विक्रमादित्य ने अंगूठी सोई हुई राजकुमारी की उंगली में पहना दी और चैन अपने पुत्र के गले में डाल दी। फिर वे उन्हें चादर ओढ़ाने लगे और उनकी दृष्टि जो राजकुमारी की पहनी हुई लाल रेशमी किनारे की श्वेत साड़ी पर पड़ी। राजकुमारी उन्हें इस परिधान में बहुत सुंदर लगती थी। उन्होंने उनके जमीन छूते श्वेत आंचल को उठाकर पलंग पर रखते हुए गौर से देखा और अचानक मुस्कुरा पड़े और तिपाई पर पड़ी मोर पंख की कलम और दवात लेकर राजकुमारी के आंचल पर कुछ लिखने लगे। आंचल पर दो पंक्तियां लिखने के बाद उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। जैसे ही मैं अपने नगर की अपनी राजकीय मोहर भी लगा दी, जो आदित्य ने से उन्होंने मंगवाई थी और अब उनके कमरबंद में फंसा कर रख दी। इस सब से निपटकर उन्होंने एक बार फिर दोनों को जी भर कर देखा और उनके मस्तिष्क को चूमकर धीरे से कक्ष से बाहर आ गए। कक्ष से बाहर सन्नाटा सा था। कुछ सेवक पहरा दे रहे थे। विक्रमादित्य यथासंभव कम से कम लोगों की आंखों से गुजरने का प्रयास करते हुए घुड़साल तक पहुँचे और अपनी सवारी का घोड़ा खोलकर उस पर सवार होकर महल से बाहर निकले और शिव मंदिर की ओर बढ़ते चले गए। उन्हें यह सब करते जिन सेवकों ने देखा भी, उन्होंने भी भय से कुछ नहीं पूछा। शिव मंदिर में उनकी भेंट आदित्य सेन से हुई और दोनों मित्र तत्काल अपने नगर की ओर बढ़ गए। चंदन नगरी से चलकर विक्रमादित्य और आदित्य रातों रात अपने नगर आ गए थे और प्रातः होते ही उन्होंने महल में प्रवेश किया। महल सन्नाटे में था। संकित हृदय से दोनों मित्र महाराज के कक्ष की ओर दौड़े। कक्ष के द्वार पर उन्हें अंधेरे में रोने की आवाजें आ गईं, जो निश्चय ही शोक की सूचक थी। सूर्य उदय के साथ साथ सारा नगर शोक में डूब गया। विक्रमादित्य ने आदित्य और मंत्रियों और राज परिवार की सहायता से जैसे तैसे रानी और स्वयं को संभाला। महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। उधर चंदन नगरी की सुबह होने वाली थी कि पुत्र के रोने की आवाज़ से राजकुमारी की आंखें खुली। वे पुत्र को संभाल कर चुप कराने लगी कि उनकी नज़र उसके जो गले पर पहने हुए लॉकेट पर पड़ी। वे आश्चर्य से उसे देख रही थी कि उनकी दृष्टि अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी पर भी पड़ी, जिस पर खूबसूरत ढंग से विक्रमादित्य लिखा था। वे अभी आश्चर्य से दोनों वस्तुओं को देख ही रही थी कि उन्हें ध्यान आया कि अभी तक उनके पति कक्ष में नहीं आए। वह उठने लगी कि किसी सेवक को बुलाकर पूछें। तभी उनकी दृष्टि लपेट कर रखे पत्र पर पड़ी। पत्र को दुग्धपान कराते हुए ही उन्होंने उस पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया। पत्र में विक्रमादित्य शुरू से सब कुछ लिखा था।
जो कि हम अपनी कहानी में पहले ही आपको सुनाते आए हैं, यानी कि विक्रमादित्य के पिता की इच्छा से अज्ञातवास पर निकलना, राजकुमारी की आंखों पर पट्टी बांधने के बारे में सुनना और सत्य पता लगाने चंदन नगरी आना, सखी कुसुमा का रूप धरना और फिर जो कुमार का रूप धारण करना, सब कुछ लिखा था उन्होंने। कुमारी के पिछले जन्म की कथा सुनकर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया था। वे उनसे प्रेम करने लगे थे और किंतु उन्हें विश्वास दिलाने स्वयं को असमर्थ पाकर उन्होंने कुमार का रूप धारण किया था। विवाह पूर्व और पश्चात भी उन्होंने बताने की कोशिश की किंतु असफल हुए। आजकल वे आदित्य सेन से अपने नगर से उन्होंने अंगूठी और लॉकेट मंगवाकर सत्य बताने वाले थे कि अचानक उन्हें पिताजी के बारे में बुरा समाचार मिला, जिसके कारण उन्हें तत्काल अपने नगर जाना होगा। पत्र पढ़कर राजकुमारी हैरान रह गई। उन्हें लगा कि जरूर विक्रमादित्य आगे भी कुछ मुंह जबानी कहना चाहते थे, किंतु शायद उन्हें सोती देखकर कह नहीं सके। वे ना कुछ सोच पा रही थी और ना ही उनसे उठते बैठते बन पा रहा था। शिशु फिर से सो चुका था, उसे पलंग पर लिटा दिया। तभी उन्हें अपने आंचल पर कुछ लिखा हुआ दिखा। आंचल फैलाकर देखा तो उस पर भी कुछ लिखा हुआ था। वे आंखें फाड़कर देखती रह गईं, क्योंकि उस पर जो लिखा था वह उनके लिए नहीं बल्कि उनके पुत्र के लिए लिखा था। वे वहीं बैठ गईं। आंचल उन्होंने दोनों हाथों में समेट लिया। काफ़ी सुबह हो जाने पर भी जब कोई उनके कक्ष से बाहर नहीं निकला और ना ही कोई हलचल मालूम हुई तो सेवकों ने महारानी को सूचना दी। महारानी आई और कक्ष का द्वार खटखटाया। राजकुमारी ने थोड़ा सा द्वार खोला और महारानी को अंदर आने दिया। कक्ष में आकर महारानी को कुछ जो एक घटना घटित होने की अनुभूति हुई कि कुछ तो हुआ है यहाँ पर। उन्होंने पुत्री की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक वह अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। महारानी कुछ समझ नहीं पाई सिवाय इसके कि कुछ घटना तो घटी है। वह बोली, बेटी क्या हुआ? दामाद जी कहाँ हैं? तुम क्यों रो रही हो? पुत्री जल्दी कहो, मुझे कुछ जो बुरा होने का भय हो रहा है। राजकुमारी ने आंसू पोंछ लिए। अब तक वह स्वयं को कुछ संभाल चुकी थी। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें पलंग पर बिठाया और पति का लिखा पत्र उनके आगे रख दिया। रानी ने एक सांस में पत्र पढ़ डाला। भरी आंखों से पुत्री की ओर देखा तो राजकुमारी ने पुत्र के गले में लॉकेट और अपनी अंगूठी की ओर इशारा किया, साथ ही अपना आंचल भी खोलकर उनके आगे फैलाकर दिखाया। रानी भी यह सब देखकर कुछ देर तक तो हैरान रह गई। फिर उन्होंने पुत्री को हाथ मुंह धुआकर वस्त्र इत्यादि बदलने भेजा और स्वयं सेवक को भेजकर महाराज को बुलाकर लाने को कहा। उधर महाराज को रात्रि के द्वारपालों द्वारा कुमार के घोड़े पर सवार होकर महल से कहीं जाने की बात पता चल गई थी। तभी महारानी का बुलावा आ गया। वे भोजन के लिए जाना छोड़कर सीधा पुत्री की कक्ष की ओर चले गए। उन्हें भी कुछ जो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हुआ है। पुत्री के कक्ष में जो वो अंदर गए, कक्ष का वातावरण दुख और चिंता और निराशा जैसे भावों से भरा हुआ था। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से महारानी की ओर देखा। उत्तर में महारानी ने विक्रमादित्य का पत्र थमा दिया। रानी की ही तरह वे भी एक पत्र को एक सांस में पढ़ गए। पत्र समाप्त होते ही रानी ने शिशु के गले में पड़ा राजकुमार का राज चिन्ह अंकित लॉकेट दिखाया। तब तक राजकुमारी वस्त्र इत्यादि बदलकर आ चुकी थी। रानी ने पुत्री के हाथ में पहने अंगूठी पति को दिखाई और उसकी उतारी हुई साड़ी लेकर उसके आंचल की लिखावट उसके अपने जो राजा पति के सामने रख दी। महाराज ने पढ़ा। उसमें लिखा था, आंचल पर क्या लिखा था, उसमें ऐसे लिखा था, मुझसे चतुर अगर होवेगा पुत्र, मुझसे चतुर अगर होवेगा पुत्र तो तुम्हारी माता का गवना ले जाऊंगा। एक पिता की अपने पुत्र को दी हुई यह चुनौती सबको हैरान कर गई। सब चुप थे, हैरान थे और सब कुछ ना कुछ सोच में पड़ गए, परंतु आप कर भी क्या सकते थे। कुछ देर के बाद राजा बोले, पुत्री अब तुम्हारा क्या विचार है? अगर तुम चाहो तो सीधा राजकुमार के नगर जा सकती हो। यह अंगूठी और यह पत्र तुम्हें इसका अधिकार दिलाते हैं। हम स्वयं तुम्हें वहाँ ले चलेंगे। जो हुआ उसका शोक न करो। और ऐसा तो होना ही था। सत्य कहूँ पुत्री, तो जब से तुम विवाह योग्य हुई हम तुम्हारे भावी वरों में विक्रमादित्य को भी देखते थे, फिर भी इसकी नौबत नहीं आई और आज स्वयं तुम उनकी पत्नी बन चुकी हो। उन्होंने पत्र देकर तुम्हें सभी अधिकार दिए हैं। इतनी देर में राजकुमारी जो शयंत हो चुकी थी, उन्होंने अपना कर्तव्य पथ निर्धारित कर लिया था।
उन्होंने माता पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी मुझे कोई शोक नहीं है, बस थोड़ा दुख है कि मैं उन्हें पहले ना जान सकी। मुझे प्रसन्नता है कि मैं किसी अयोग्य व्यक्ति की पत्नी नहीं हूँ। अब रही बात मेरे राजकुमार के नगर और अपने ससुराल जाने की, तो उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि मुझे मेरा अधिकार अब मेरा पुत्र दिलाएगा। यह चुनौती हम माता पिता, जो माता पुत्र दोनों के लिए है, जो इसके पिता ने दी है, और मैं अपने पुत्र के लिए यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। मैं छतरानियों की भांति अपने पुत्र का लालन पालन करूँगी और इस चुनौती को स्वीकार करके इसका मुकाबला करूँगी। मैं नहीं चाहती कि हमारा पुत्र अपने जीवन की पहली चुनौती पर ही पराजित हो जाए, वह भी बिना प्रयत्न किए, और ऐसा तो उसके पिता भी नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं अभी यहीं रहूँगी और आप सबकी मदद से अपने पुत्र का पालन करूँगी और उसे योग्य बनाऊँगी। आप कहिए, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? राजकुमारी ने भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखा। रानी आगे बढ़ी और अपनी पुत्री को गले लगाकर बोली, अवश्य पुत्री, अवश्य। आज से आपके पुत्र को आपका अधिकार दिलाने योग्य बनाना ही हमारा परम कर्तव्य होगा। आज हमसे जो भी आप चाहेंगे हम उसे अवश्य करेंगे। राजा भी आगे बढ़े और पुत्री को गले लगाकर उसके सर पर हाथ रखा। दोनों ने शिशु को भी उठाकर प्यार किया, जो अब जाग चुका था और भावी चुनौती से अभिनव मुस्कुरा रहा था। राजकुमारी बोली, पिताजी हमें जो राजकुमार के नगर महाराज को नहीं भूलना चाहिए। वे अब मेरे आदरणीय ससुर हैं और आपके संबंधी हैं। आप पता कीजिए उनकी क्या अवस्था है। आपको उस संबंध में जो भी उचित है वह कीजिए। हालांकि आप स्वयं यह जाहिर मत कीजिएगा कि आप उनके संबंधी हैं, क्योंकि यह हमारा अपमान है। यह कार्य आपके जमाता को ही करने दीजिए। रानी ने भी पुत्री की बात का जो अनुमोदन किया। आखिरकार सब तय हो गया। चंदन नगरी के महाराज को शीघ्र ही विक्रमादित्य के नगर उसके पिता के निधन की सूचना मिल गई थी। वे तत्काल ही विक्रमादित्य के नगर की तरफ चल दिए। हालांकि इस वक्त तक अंतिम संस्कार से निपटे हुए 3-4 दिन बीत चुके थे, फिर भी उन्होंने राजकीयोचित औपचारिकताएं पूर्ण की और शोक व्यक्त किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ उन्हें हर संबंधी का ही आदर मिला। अवसर पाकर वे वहाँ की महारानी से मिले और उनसे भी शोक प्रकट किया। अब विक्रमादित्य की माँ भी उन्हें अपने संबंधी का आदर किया और पुत्र वधू और पौत्र का कुशल समाचार पूछा। विक्रमादित्य और आदित्य ने महारानी को पूरी सत्य घटना से अवगत करा दिया था। हालांकि पति की मृत्यु से शोकाकुल रानी विशेष प्रसन्नता तो नहीं दर्शा सकी, किंतु उन्होंने धैर्य के साथ अपने समधी का आदर करके इस संबंध को अपनी स्वीकृति दे दी, जो कि एक पुत्री के पिता के लिए बड़ी बात थी। चंदन नगरी के महाराज ने सब कुछ देख समझकर मन ही मन अपनी पुत्री के भाग्य की प्रशंसा की और शोक भी। प्रशंसा इसलिए कि पुत्री को एक सुयोग्य है और राजकुमार और अच्छी ससुराल मिली, किंतु दुख इस बात का कि ना जाने कब तक उसकी पुत्री को इस सुख से जो वंचित रहना पड़ेगा। एकांत में विक्रमादित्य ने भी अपने ससुर से पूर्व के छद्म भेष के लिए क्षमा मांगी और शीघ्र ही अपनी पत्नी को ले आने को कहा, किंतु उत्तर में चंदन नगरी के महाराज ने राजकुमारी का संदेश सुनाया कि वे अपने पुत्र की चुनौती पूर्ण करने के बाद ही आना चाहती हैं। उन्होंने अपनी पुत्री के आत्म सम्मान और वचन की प्रतिष्ठा रखने की बात की और कहा कि वे अवश्य चाहते हैं कि उनकी पुत्री का घर बस सके, किंतु राजकुमारी को उनके निश्चय से संभवतः वह हटा नहीं सके। यह सब सुनकर विक्रमादित्य को थोड़ी निराशा हुई, किंतु फिर भी उन्होंने उस छतरानी के वचन का आदर किया। विक्रमादित्य ने कहा कि वो राजकुमारी की सहमति तक प्रतीक्षा करेंगे। वे समझ चुके थे कि उनका कौतुक अब बड़े गुल खिलाएगा। फिर भी चंदन नगरी और जो राजकुमार की नगरी के मध्य की संबंध की बात छिपी नहीं थी, न ही छिपाई गई, किंतु सभी आश्चर्यचकित थे कि विक्रमादित्य अपनी पत्नी को लिवा क्यों नहीं लाते, क्योंकि चुनौती की बात सिर्फ विक्रमादित्य और राजकुमारी के माता पिता और राजकुमारी तक ही सीमित थी। अब राजकुमार विक्रमादित्य के जो पिता थे उनका अंतिम संस्कार समाप्त हुआ। राजा विक्रमादित्य बने और शासन में व्यस्त हो गए। उनकी माता जब तब पुत्र वधू को लाने को कहती, जिसे वो टाल जाते। कभी कभी वो राजकुमारी के प्रति अपने प्रेम और व्यवहार को याद कर लेते कि किस प्रकार उनके एक कौतुक ने उन दोनों के मध्य दूरी बना दी।
किंतु वे वचन की प्रतिष्ठा के लिए फिर से चंदन नगरी नहीं गए। इधर चंदन नगरी में विक्रमादित्य और राजकुमारी के पुत्र का भली भांति पालन पोषण होने लगा। उसका नाम भी अभयदित्य रखा गया। राजकुमार अभयदित्य की शिक्षा की व्यवस्था महल में ही की गई। कम उम्र में ही राजकुमार ने इतना सीख लिया कि सबको आश्चर्य होने लगा। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का भली भांति सीखने में रुचि दिखाई। इस सब के बाद भी कुमार अभयदित्य अपने पिता के सानिध्य से वंचित रहा। अबोध अवस्था में तो वह अपने नाना को ही अपना पिता समझता रहा, किंतु सबके बताने पर, उसे थोड़ी समझ आने पर वह इस सत्य से अवगत हो गया कि वह अपने ननिहाल में रह रहा है। अब उसके सामने प्रश्न यह था कि ऐसा क्यों? अबोध मासूम बालक बार बार जो अपनी माँ और नानी से यह प्रश्न करता और नाना से भी पूछता, तो उत्तर में उसे बहला दिया जाता। कभी कभी वह इस प्रश्न पर अपनी माँ की आंखों में आए आंसुओं से सहम कर स्वयं ही चुप हो जाता। एक बार बालक ने अत्यधिक हठ की। उस दिन वह बाहर मित्रों के साथ खेल रहा था। जब खेल खेल में झगड़ा होने पर किसी बाल मित्र ने उससे कहा कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें त्याग दिया है। बालक के मन में को यह बात लग गई। वह रुआंसा होकर महल में भाग आया और रूठ कर बैठ गया। जब उसकी माँ ने उसके लिए दूध लेकर आई तो उसने मुंह फुलाए देखकर पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज आप इतने रूठे हुए क्यों हो? चलिए यह दूध पी लीजिए, देखिए मैंने इसमें आपकी पसंद के खजूर की मिठास डाली है। बालक मुंह फेर कर बैठ गया। राजकुमारी समझ गई कि बालकों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। जब उसने बार बार पूछा तो राजकुमार ने बताया कि उसके मित्र ने कहा है उसके पिता ने उसे त्याग दिया है। यह बताते हुए बालक की मासूम आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें देखकर उसकी माँ को भी बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह समझती थी कि उसकी पीड़ा उसके पुत्र को जो शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय बनाएगी। राजकुमारी ने बालक को दोनों कंधों से पकड़ा और उसके सामने बैठते हुए बोली, पुत्र ये सत्य नहीं है, आपके पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं, किंतु विशेष कारणों से हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। राजकुमार बोला, कैसा विशेष कारण माँ? मैं कोई विशेष कारण नहीं मानता, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। आप मुझे वहाँ क्यों नहीं भेजती? आप भी मेरे साथ चलिए। राजकुमारी बोली, अवश्य पुत्र, हम वहाँ जाएंगे और आप भी, किंतु अभी वह समय नहीं आया है। और ऐसा क्यों है यह हम आपको अभी नहीं समझा सकते, क्योंकि अभी आप उसे समझने के लिए बहुत छोटे हो। अभी आपको उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। और रही आपके मित्र की कही बात, तो वह एक झूठ है और आपको ऐसे झूठ की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप ही बताइए, क्या झूठ की परवाह करनी चाहिए? बालक ने ना में सिर हिला दिया। राजकुमारी बोली, पुत्र, तो फिर आप यह दूध पिएं, इससे आप शीघ्र बड़े हो जाएंगे, फिर हम आपको सब समझा सकेंगे। हम आपको वचन देते हैं, जिस दिन सही समय आएगा हम आपको सब सत्य बता देंगे। बालक माँ के वचन सुनकर खुश हो गया और दूध पीकर अपनी सहमति दी। हालांकि उसके मन में यह प्रश्न अटल होकर खड़ा रहा था।